नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आप सबका इस क्लास के अंदर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपन रेलवे के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी दोनों में ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले और बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। तो इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने कुछ मोटिवेशनल लाइनें प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद अपन इस क्लास की शुरुआत करेंगे। लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते जो आपको तकलीफ में ताकत देते हैं। इस प्रकार के जो आपके हौसले होते हैं वो आपको क्या देते हैं, तकलीफ में भी ताकत देते हैं। ठीक है, ये मोटिवेशन लाइन है। इसके साथ अपन इस क्लास की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी लगा हुआ है, आप भी पढ़ लो और मैं भी पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है इस तरह से, क्वेश्चन है कि श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपये की आय के साथ एक प्रोजेक्ट पूरा किया। इस प्रोजेक्ट में श्वेता ने 20 दिन कार्य किया और हरीश ने 30 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6 है तो श्वेता का हिस्सा आपसे पूछा गया है। देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तो श्वेता है और एक कौन है, हरीश है। श्वेता और हरीश दो बंदे हैं, इस किसी प्रोजेक्ट को कार्य को पूरा करते हैं और उस प्रोजेक्ट के बदले उनको 28,000 रुपये की इनकम होती है और इनका दैनिक कार्य मजदूरी का अनुपात दे रखा है इसने। दैनिक मजदूरी का अनुपात दे रखा है इसने 5:6। 5:6 में दैनिक मजदूरी का अनुपात है और श्वेता इस कार्य को 20 दिन करती है और ये इस कार्य को 30 दिन करता है हरीश। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, 20 दिन और ये 30 दिन कार्य करती है, ऐसा ही क्वेश्चन में दिया गया। देखो, अब आपसे पूछा गया है कि श्वेता की टोटल मजदूरी कितनी है। श्वेता की टोटल मजदूरी कितनी है, तो देखो किसी की भी टोटल मजदूरी निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, हम करते हैं कि उसको दैनिक मजदूरी कितनी मिल रही है और उसने कितने दिनों तक कार्य किया। यही तो फॉर्मूला होता है कि अपन टोटल मजदूरी निकालते हैं। तो टोटल मजदूरी अब क्या होगी इनकी टोटल मजदूरी क्या होगी, इनकी टोटल मजदूरी कितनी होगी। इनकी टोटल मजदूरी आप यहाँ से निकाल सकते हो कि ये 20 दिन वर्क करता है और डेली 5 के अनुपात में उसको पैसे मिलते हैं, तो इनको गुणा कर देंगे। तो यहाँ से तो आ जाएगा 100 और यहाँ से 6 तिया 18, 180। क्या ये इनकी टोटल मजदूरी हो जाएगी क्या इस अनुपात में, 100:180 के अंदर। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये 5 और ये 9, तो क्या टोटल मजदूरी 5:9 में हो गई। और वैसे टोटल मजदूरी आपको दे रखी है 28,000, तो 28,000 टोटल मजदूरी है और इनका अनुपात 5:9 है, मतलब 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का मान 28,000 है और आपसे पूछा गया है कि श्वेता की टोटल मजदूरी निकालो। तो श्वेता की टोटल मजदूरी कितनी है, यहाँ पर है आपके पास 5, तो 5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 14 दूनी 28, तो 3 0 ऐसे कैसे चिपका देंगे। तो टोटल मजदूरी, श्वेता की टोटल मजदूरी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे कि कितना, 5 दूना 10, तो 10,000 रुपये श्वेता की टोटल मजदूरी आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ से श्वेता की टोटल मजदूरी पूछी गई थी, वो अपन ने यहाँ पे निकाल दी, वो कितनी थी, 10,000 रुपये थी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझके अंदर क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा पढ़ाने के लिए। तो मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस और डेली लेके आऊँगा ताकि आपको रेलवे के एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी दोनों में काफ़ी हेल्पफुल हो सके, काफ़ी मदद मिल सके। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं।
देखो दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, ट्रिकोनोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया 1/sin² 65 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस में है sin 15/cos 75 डिग्री प्लस कोस 65 डिग्री अपॉन साइन में है ये 25 डिग्री इजिकल टू √3 tan थीटा, ऐसा कुछ क्वेश्चन के अंदर है। अब क्वेश्चन को अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे है कि दूसरा क्वेश्चन है 1/ में है sin² 65 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस के अंदर है क्या है sin 15 डिग्री अपॉन आपके कोस में 75 डिग्री है और कोस में है आपके कोस में है 65 डिग्री अपॉन साइन में है आपके 25 डिग्री प्लस इजकल टू में है, फिर आगे इजकल टू में है आपके √3 tan थीटा। ये क्वेश्चन के अंदर है आपके, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि आप बताओ कि इसका थीटा कितना होगा। थीटा आपसे पूछा गया है कि थीटा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो आप सभी को पता है एक सर्व समीकरण होती है sin² थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो होता है 1 होता है। तो थीटा का मान वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये sin² थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, थीटा का मान यहाँ पर 65 डिग्री है। तो क्या इस टोटल का मान 1 हो जाएगा क्या? आप बोलोगे कि सही है सर 1 होगा, तो 1/1 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे sin 15 डिग्री है, तो sin 15 को मैं ऐसा का ऐसे sin 15 डिग्री रख दूंगा अपॉन कोस 75। देखो कोस 75 को अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? यदि कोस 75 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि कोस थीटा 90 माइनस का कितना लिख दूंगा, 90 माइनस का 15 डिग्री। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि 90 में से 15 जाएगा तो 75 ही बचेगा क्या, तो कोस 75 ही आएगा। तो यहाँ पर भी कोस 75 ही। अब इसको आगे क्या कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं अपन, साइन थीटा। तो साइन थीटा और थीटा कितना है 15 डिग्री है। तो क्या मैं कोस 75 को साइन 15 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे सर साइन 15 बिल्कुल लिख सकते हैं, ढोल बजा के लिख सकते हैं आप, अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो उसके बाद में आगे है कोस 65 डिग्री, तो कोस 1 को ऐसा का ऐसा रख देते हैं कोस 65 डिग्री, ठीक है। अपोन के अंदर देखो साइन 25 डिग्री, तो क्या मैं ऐसे ही साइन को क्या रख सकता हूँ, साइन 25 डिग्री को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या आप बोल सकते हो क्या ऐसा 90 माइनस का 65 डिग्री ऐसा अपन लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 90 में से आप 65 का उठाओगे तो 25 डिग्री बचेगा, तो ये भी 25 डिग्री तो है, साइन 25 ही है। और उसके बाद में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे कोस और थीटा क्या 65 डिग्री है। तो क्या साइन 25 को कोस 65 भी लिख सकते हैं? क्या आप बोल लोगे कि लिख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको साइन 25 की जगह कोस 65 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपकी इजकल टू है √3 tan थीटा, √3 tan थीटा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये साइन 15 से साइन 15 कैंसिल हो जाएगा, कोस 65 से कोस 65 कैंसिल हो जाएगा। और आपके बाद में क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो गया, ठीक है। इजकल टू आपके पास क्या √10 थीटा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा 3 हो जाएगा ये, तो 3 इजकल टू क्या हो जाएगा √3 tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं तो tan थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। भाई 10 के अंदर √3 का भाग देंगे तो √3 आ जाएगा। तो tan इजकल टू √3, तो tan में कौन से डिग्री पर √3 होता है? तो आप बोलोगे कि सर थीटा का मान यहाँ से 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 डिग्री पर
कितना होता है मान, tan 60 का मान √3 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ट्रिकोनोमेट्री का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4 × 38 × 764 × 1256। इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। मैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, है 4 × 38 × 764 × 1256 इसका निकालना है आपको यूनिट डिजिट। इसका क्या निकालना, आपको यूनिट डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो देखो यूनिट डिजिट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, तो देखो इसका यूनिट डिजिट देखते हैं। इसमें तो एक डिजिट है तो इसका यूनिट डिजिट भी 4 होगा। तो 4 को, इसका यूनिट डिजिट कितना है 8, इससे गुणा करेंगे तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 8 चौक 32 और 32 का यूनिट डिजिट क्या होता है, आप बोलोगे 2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। आसान सा तरीका है, बताऊंगा मैं आपको। और देखो इसका 764 का यूनिट डिजिट क्या है, आप बोलोगे 4 है, और इस 1256 का यूनिट डिजिट क्या है, आप बोलोगे 6। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 4 छिक्का 24, और 24 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 4 होता है। तो 4 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आज समझ गए होंगे। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और यही आपका यूनिट डिजिट होने वाला है, ठीक है। यही आपका यूनिट डिजिट होगा 8। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा 8। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही सोल्व करते हैं, इनकी यूनिट डिजिटों को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और उसके बाद में, और यहाँ पे भी आप वैसे ही रखो, उसको जरूरत नहीं है 8 चौक 32 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 24 लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसका 32 का यूनिट डिजिट रख दो, 24 का यूनिट डिजिट रख दो 4, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो आपका ये यूनिट डिजिट होने वाला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो चौथा क्वेश्चन देखते हैं अभी। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन है कि एक क्लब में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में सम्मिलित और हो गई है और अनुपात आपका चेंज होकर 5:2 हो गया है। तो अब क्लब में महिलाओं की संख्या आपसे पूछी गई है। देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहले महिलाएं और पुरुषों का अनुपात 3:2 था, 3:2 था, और 300 महिलाएं ऐड हो गई, और 300 महिलाएं ऐड होने के बाद में ये अनुपात 5:2 हो गया, 5:2 हो गया। कब हुआ, जब ये फीमेल है, ये मेल है। तो फीमेल पहले 3 थी, अब 5 हो गई। क्यों हो गई 5? क्योंकि इन्होंने 300 महिलाएं क्या हो गई, इसके अंदर ऐड हो गई। तो 300 ऐड हो गई, इस वजह से क्या हो गया, ये 5 हो गया। मेल पहले भी 2 थे, 2 अनुपात में, अभी भी 2, मतलब मेल में चेंज नहीं हुआ है, फीमेल में चेंज हुआ है। 300 फीमेल चेंज हुई है, बढ़ी है, इसलिए अनुपात बढ़ गया। तो वैसे अनुपात में कितना बढ़ गया, यहाँ से 3 से 5 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ गया, आप बोलोगी 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो क्या 2 का मान ही 300 है क्या? तो क्या 2 का मान ही 300 है क्या? यहाँ पे 2 का मान ही 300 है यहाँ पे। तो आप बोलोगे कि 1 का मान निकाल लेंगे, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और 1 का मान 150 यदि आ गया आपके पास, तो आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर है कि अब बताओ कि इस क्लब में फीमेल कितनी है, फीमेल कितनी है, महिलाएं कितनी है। तो अब इस क्लब में महिलाएं कितनी है, 5 है। तो 5 का मान अब निकालना है, और 1 का मान अपने पास यहाँ से 150 है, तो 150 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास अब क्लब में महिलाएं कितनी हो जाएगी, 15 पंजे 75 और 1 0 ऐसा का ऐसा चिपका देंगे। तो अब कितनी फीमेल्स हो गई आपके पास उस क्लब के अंदर, आप बोलोगे कि सर 750 750 फीमेल्स हो गई। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने के लिए आपको। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
ताकि मेरा हौसला बना रहे आपके लिए, मैं काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको पढ़ाता रहूं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो पांचवा क्वेश्चन आप भी पढ़ लो और मैं भी पढ़ रहा हूं, और इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कहा गया है कि दो धनात्मक संख्याएं हैं का अनुपात दे रखा 3:7, तो इसका लघुत्तम समावर्ती मतलब एलसीएम भी दिया है 231। तो छोटी संख्या आपसे पूछी गई है। देखो दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर 3:7, दो संख्या है 3:7, और आपको इसके अंदर एक डाटा और दिया, एलसीएम 231 दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि आप बताओ कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच हो सकती है। देखो एक चीज समझते हैं। देखो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम आप बोलोगे सर एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो होता है कि उसका एलसीएम में एचसीएफ इंटू कोई भी नंबर है उसका अनुपात n1 इंटू n2। क्या एलसीएम होता है। एचसीएफ मतलब उसका महत्तम समावर्ती और n1 और n2, और n1 और n2 क्या होगा वो देखते हैं। n1 और n2 क्या होता है, जैसे समझो इसको, यदि आपके पास कोई दो नंबर है 10 और 20 है, इसको समझते हैं। n1 और n2 यहाँ पे क्या है मैं समझाता हूँ। देखो 10 और 20 आपके पास दो नंबर है, तो इसका यदि अनुपात निकालें, तो आप बोलोगे सर अनुपात 1:2 आ जाए, 2 आ जाएगा कि 10 से काट देंगे 10 और 20, तो 1:2 आ जाएगा। तो क्या इसको 10 से भाग दिया, इसको भी 10 से भाग दिया, भाई 10 से इसको काट दिया, तो 10 और 10 इन दोनों से कट गया, तो 1:2 आ गया। तो आपका 10 क्या हो गया, दोनों में कॉमन था तभी तो कटा, तो वो 10 क्या था आपका, आप बोलोगे सर दोनों में 10 एचसीएफ था, आपका एचसीएफ था। ठीक है, महत्तम समावर्ती था 10, इन दोनों में 10 एचसीएफ था, और ये अनुपात आ गया आपका, भाई दोनों का ए अनुपात आ गया, 1:2 आ गया। तो क्या उस संख्या का अनुपात 1 आ गया, उस दूसरी संख्या का अनुपात 2 आ गया। तो क्या ये अनुपात जो है, कोई भी ये अनुपात जो है, यही तो आपका n1 और n2 कहलाता है। यहाँ पर n1 और n2 कहलाता है। ठीक है, n1 इंटू n2 कहलाता है, ये अनुपात n1 और n2 कहलाता है। तो इसके अंदर n1 और n2 क्या होगा, 3:7 है, 3:7 है उसका n1 और n2। ये अनुपात कटने के बाद के अंदर, कोई भी दो संख्याएं कटने के बाद में उसका एचसीएफ से उस संख्या को काटने के बाद में जो भी अनुपात होता है उसको यहाँ पर n1 और n2 बोला गया है। ये समझो आप आसानी से। ठीक है, ये तो देखो अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब तो आसान हो गया। देखो एलसीएम इसका कितना है, 231 है, और एचसीएफ पता नहीं है, एचसीएफ पता नहीं है, तो एचसीएफ को अपन यहाँ पे एचसीएफ ही रख देते हैं। और n1 और n2 क्या है यहाँ पे, 3:7 है, तो इसको 3:7 कर देंगे। ठीक है, तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 7 या 21, 1 और यहाँ से 2 और 1, 21 भी बन जाएगा, तो 21 आ जाएगा, मतलब 11 आ जाएगा। ठीक है, आपका एचसीएफ क्या कितना आ गया, 11 आ गया आपको। लेकिन क्वेश्चन में तो आपसे ये पूछा गया कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या कितनी है, वो आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, देखो यहाँ पे वैसे अनुपात के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर 3 है ऐसे, तो 3:7, तो 3 को ऐसी कौन सी संख्या थी, उसका एचसीएफ से इसको काटा गया था तभी तो अनुपात आया इसका। तो अब क्या इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या यही इसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा क्या, आप बोलोगे यही इसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो क्या 11 को मैं इसका स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए इसको 11 को क्या मैं इसके अनुपात, सबसे छोटे अनुपात से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसकी सबसे छोटी संख्या वही होगी क्या, आप बोलोगे सर वही होगी। तो क्या 11 3 33 इसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा क्या, इसका स्मॉलेस्ट नंबर 33 होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए समझ गए होंगे आप। देखो ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन करते रहेंगे ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा मिल सके, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इन क्वेश्चनों को करने के बाद में आपको। तो आप रेगुलर पढ़ेंगे। अभी देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। इसमें कहा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, अंकित मूल्य का 75% है, तो 15% की छूट दी जाती है। यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि की आपसे पूछी गई। इसमें कहा गया है कि आपका जो सीपी है, इस क्वेश्चन को करते आपका सीपी है उसका आपके मार्क प्राइस अंकित मूल्य
का कितना है 75% है। यदि आप मार्क प्राइस को 100 लेते हो तो इसका सीपी कितना है, इसमें 75 का आ गया है, 75 का आ गया। और छूट दी गई है कितनी, 15% की। आप सभी को पता है कि हमेशा छूट दी जाती है, बट्टा दिया जाता है, वो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। ठीक है, तो अंकित मूल्य या मार्क प्राइस यहाँ पे कितना है, 100 है, तो 100 पर, तो अब इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 पर 15% की छूट दी जाती है, तो 15% छूट दी जाएगी 100 पर, तो कितना होगा, 15 ही होगा। वो तो वैसे भी निकाल लो, 15 ही होगा। ठीक है, तो 15 की छूट दी जाती है, 15 की छूट दी जाती है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो ये तो क्या है, ये छूट आ गई, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 85 भाई। 100 में से 15 घटा देंगे, 15 की छूट मिल रही है ना, तो 100 में से 15 घटा देंगे तो 85, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस है 85, और आपका कॉस्ट प्राइस है कितना, कॉस्ट प्राइस 75 है, सेलिंग प्राइस कितना है 85 है। तो आपका अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, भाई लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपके सीपी से कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा, देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 85 में से 75 गए तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है, अपॉन इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 75 नीचे रख देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 25 थी 75, 25 चौक 100 हो जाएगा, और इसको देखो 10 से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40/3 हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। इसका परसेंटेज निकालेंगे और सोल्व करेंगे आगे, तो देखो यहाँ से 3 एकम 3 और 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये कितना आ जाएगा 13.33% आपका आंसर, इसका प्रॉफिट आने वाला है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, पूरी ईमानदारी से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके एग्जाम में अंदर बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप करते रहिए। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आते हैं रेलवे में क्वेश्चन, रेलवे के अंदर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। इसमें कहा गया है कि 13,400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2680 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपसे इसकी इंटरेस्ट की दर पूछी गई। आसान सा क्वेश्चन है, 4 बरस है। देखो इसका इंटरेस्ट बन रहा है 4 साल का, कितना बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है जो, तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें कहा गया, तो बोल रहा है कि 2680 है, 2680 है, कितने साल का, 4 साल का है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। आप बोलोगे सर 4 साल में जितने का है 4 साल का, उसके अंदर 4 का भाग दे दो, 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अपन भाग देंगे तो 4 छिक्का 24, ये 2 बच गया 28, 4 सत्ते 28 और 0 का 0 आ जाएगा। तो क्या 1 साल का इंटरेस्ट इतना आ जाएगा क्या, 1 साल का, एक ईयर का इंटरेस्ट 670 आ गया। और आपसे पूछी गई है इंटरेस्ट की दर पूछी गई है। ठीक है, और इंटरेस्ट की दर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 1 साल का इंटरेस्ट ऊपर और कितना प्रिंसिपल है वो क्या रख देंगे। तो इंटरेस्ट की जो रेट है, आप रेट निकाल रहे हैं, फिर रेट क्या हो जाएगी 670 ऊपर, और कितने पर लग रहा है, और क्वेश्चन में कहा गया है ये कितना 13,400 पर ब्याज लग रहा है। ठीक, और परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। तो देखो इसको करते हैं अभी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखो 134 से इसको काटेंगे, यदि अपन 134 से काटेंगे तो देखो क्या ये 1340 का आधा है कि 670, तो ये 5 बार चला जाएगा, तो 5 बार। तो आपकी रेट कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 5% इसकी रेट होने वाली है सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, जो काफ़ी आसान सा ही क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। देखो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे ही रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक, और इनको आपको काफ़ी स्पीड से करना होता है, ताकि आपको जो भी हार्ड क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होंगे, उनको करने के लिए आपके पास क्या बच सके, टाइम बच सके। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी 7 क्वेश्चन अभी हो चुके हैं अपने इस क्लास के अंदर, अपन 10 क्वेश्चन करेंगे, तो 7 हो चुके हैं, और अभी और बचे हुए क्वेश्चंस है 3। 8वां क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, तो 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी।
और इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज की आसन कोण 3:6 के अनुपात में है, तो समचतुर्भुज की सबसे छोटा कोण कितना होगा? समचतुर्भुज रोम्बस, रोम्बस दिया है, उसके आसन कोण मतलब एडजेसेंट जो एंगल है वो 3:6 के अंदर, 3:6 के अंदर एक रोम्बस है, रोम्बस के अंदर समचतुर्भुज के अंदर आपके आसन कोण है, एडजेसेंट कोण है, ये आसन कोण है, ये आसन कोण देखो अभी आसन कोण, आसन कोण, आसन कोण है 3:6 के अंदर है। तो देखो आसन कोण कौन से होते हैं अभी इसके डायग्राम में अपन समझ लेते हैं आसानी से। देखो ये यदि समचतुर्भुज है, थोड़ा सा समचतुर्भुज नहीं बनाए, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि ये और अच्छी तरह से दिखे। देखो यदि एक समचतुर्भुज है तो देखो समचतुर्भुज है, इसके अंदर एडजेसेंट कोण आसन कोण कौन से होते हैं? तो देखो ये जो ये एंगल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ θ1 और यहाँ से θ2, तो ये है ना, ये एडजेसेंट कोण होते हैं। ये θ2 है, यहाँ पे मैं θ3 और यहाँ पे मैं θ4 लिख देता हूँ। तो देखो ये θ1 और θ2 आसन कोण है, θ2 और θ3 आसन कोण है, θ3 और θ4 आसन कोण है, और θ4 और θ1 आसन कोण है। ठीक है, और इसके आसन कोण है ये मैं बता दिया कि आसन कोण है, और इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, अपोजिट समचतुर्भुज रोम्बस के अंदर इसके अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, मतलब θ1 और θ3 बराबर होगा और θ2 और θ4 बराबर होगा, और इन दोनों का मान और आसन कोण है जो दोनों है आसन कोण, इनका मान कितना होगा? दोनों का मान 180 होगा, इनका मान दोनों का मान कितना होगा? 180 होगा, इसका मान 180 होगा, दोनों आसन कोणों का मान इसके अंदर क्या होता है? 180 होता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या आपको एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ कि हमेशा जो आसन कोण होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका मान 180 होता है, और कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिया, और अपोजिट एंगल होते हैं समचतुर्भुज में, उनका मान क्या होता है? बराबर होता है, θ2 और θ4 बराबर होगा, θ1 और θ3 भी बराबर होगा। ये आप समझ गए होंगे। तो देखो अब इसके अंदर आसन कोण, दो आसन कोण दे रखे हैं, उनका अनुपात दे रखा 3:6, मतलब इन दोनों का योग 3 और 6 कितना होता है? 9, तो मतलब 9 का मान इसके अंदर 180 है, तो 1 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा, 1 का मान 20 डिग्री हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन के अंदर कि इसका स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा इस समचतुर्भुज का? तो स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे कौन है? 3 है, तो 3 होगा, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3 का मान, 1 का मान यहाँ से 20 डिग्री है, तो 3 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्या स्मॉलेस्ट जो आपका एंगल होने वाला है, क्या स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा क्या? आप बोलोगे 60 डिग्री होगा। मैंने इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दे दी कि रोम्बस के अंदर आसन कोण और अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको ये एग्जाम में ये भी जो इंफॉर्मेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, 9वां क्वेश्चन आप करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लाइक करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, ताकि ये इससे क्या होता है, जो पढ़ाने वाला होता है ना उसका मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, और वो अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आता है। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन इसके अंदर है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी के कुल अंकों का 50% प्राप्त करना होता है। कुल अंकों का 50% प्राप्त करना है। 2 पेपर वाली परीक्षा में एक छात्र ने 200 अंकों के पहले पेपर में 40% प्राप्त किया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंकों के दूसरे पेपर में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन को समझते हैं। अभी ये बोल रहा है कि किसी को जो पासिंग मार्क्स है वो कितने 50%, इसने ऐसा कहा गया है, 50% कहा गया है पासिंग मार्क्स है। और इसके अंदर देखो पेपर 1 की बात की गई है। पेपर 1 कितने नंबर का है? 200 नंबर का है। पेपर 1 200 नंबर का, और पेपर 2 कितने नंबर का है? वो आपस में कहा गया है कि 150 नंबर का है। पेपर 1 200 नंबर का और पेपर 2 150 नंबर का है। और पेपर 1 के अंदर उसने कितना % प्राप्त कर लिया है? इसमें कहा गया कि 40% उसने प्राप्त कर लिया।
पेपर 1 में 40% प्राप्त कर लिया, तो 40% यदि उसने प्राप्त कर लिया तो 40% का मतलब कितना होगा, 200 में 40% कितना होता है 80, मतलब उसने 80 नंबर तो क्या कर लिए, मार्क्स तो क्या कर लिए उसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, और उसने ऐसा कहा गया है कि उसने टोटल मार्क्स है ना, दोनों पेपरों को मिला के जो टोटल मार्क्स है ना, उन टोटल मार्क्स का 50% आना चाहिए, तभी उसको पास मानेंगे, वरना उसको फेल मान लेंगे। तो इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे देखें तो टोटल मार्क्स हो रहे हैं 200 और 150 कितना होता है 350, तो 350 टोटल मार्क्स हो रहे हैं। और इसमें कंडीशन ये डाल दी गई कि आप 50% लाओगे तभी आपको पास माना जाएगा, वरना आपको फेल माना जाएगा। तो क्या इसका 50% अपन निकाले तो क्या 50% इसका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 175 हो जाएगा। तो 175 नंबर यदि वो लाएगा तभी उसको क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। 175 वो लाएगा तो उसको पास माना जाएगा। और 175 लाना है और एक पहले पेपर में वो 80 नंबर ला चुका है, वो पहले पेपर में 80 मार्क्स ला चुका है, 80 मार्क्स ला चुका है, तो क्या अब उसको पेपर 2 में उसको कितना नंबर और लाना पड़ेगा, पेपर 2 में उसको कितना नंबर लाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 175 में से 80 घटा देंगे, तो उसको अब कितना नंबर लाना है पेपर 2 में, पेपर 2 में नंबर लाना उसको 95। भाई 175 में से 80 जाएगा तो 95 नंबर और लाना है, और 95 नंबर लाना है उसको, और किस में से लाना है, 150 में से लाना है। 150 में से 75 नंबर, सॉरी 95 नंबर लाना है। तो अब 150 का 95 कितना परसेंट होता है ये देख लेते हैं। तो देखो अब ये देखना आपको, तो 95 जो है 150 का कितना परसेंट होता है, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका P2 का आ जाएगा कि उसको P2 में कितने नंबर लाने हैं ताकि वो क्या हो जाए, पास हो जाए। तो देखो 50 से ये 2 बार चला जाएगा, 50 से ये 3 बार चला जाएगा। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 95 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 190 आ जाएगा, और 100 और नीचे 3 है, तो 3 से इसको भाग देंगे तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो भाग देंगे तो 6 6 18, और यहाँ पे 1 बच जाएगा 10, और 3 3 9, और इस आगे फिर भी 9 और फिर 1, तो ऐसा मतलब 63.3, लगभग 63.33% एक्चुअल में उसे और लाना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, और मैंने काफ़ी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की इसको। ठीक है, देखो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, और ये सभी क्वेश्चन आए हुए ही हैं एग्जाम में, मैंने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। ये आपके एनटीपीसी के क्वेश्चंस है जो अभी पूछी गई है, जो इसका CBT 1 हुआ है उसके क्वेश्चंस है ये। ठीक है, मेरी मन से कोई क्वेश्चन नहीं, और आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि a³ माइनस b³ है आपके पास 625 है, a² माइनस b² आपके पास दिया गया 25 है, a प्लस b 5 है, आपसे पूछा गया a² प्लस ab प्लस b² आपसे पूछा गया। क्वेश्चन है इसके अंदर देखो यहाँ पे a³ माइनस का b³ इक्वल टू है 625। ठीक है, और आपको दिया गया है कि a प्लस b 5 है, और a² माइनस का b² बराबर 25 दिया गया है, और आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया कि a² प्लस ab प्लस b², ये आपसे पूछा गया है, ऐसा आपसे पूछा गया है, ये डाटा दिया गया है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को करने की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है अपने पास, देखो इसको देखो एक बार, a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, यहाँ पे दे रखा मान, और वैसे इसको सोल्व करते हैं अभी। तो क्या a³ माइनस b³ को इसको यदि a खोलते हैं तो a माइनस b
और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही होता है क्या ये? क्या इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब को खोलते हैं तब क्या ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही होता है क्या? आप बोलोगे सर यही होता है? ठीक है, तो देखो क्या आपको ये चीज़ दिख रही है कि क्या अपन को यही निकालना है? क्या आपको ये दिख रहा है क्या कि अपन को यही निकालना है, यही फाइंड आउट करना है? तो आप बोलोगे सर यही निकालना है। तो क्या इसके अंदर अब क्या क्या निकालना? क्या अपने पास a माइनस बी का मान हो और a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान हो तो अपन इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान तो यहाँ से दिया गया है कि 625 दिया गया, तो वो तो यहाँ पे रख देंगे। तो सिर्फ अपन को एक डाटा की और जरूरत पड़ेगी, और वो कौन सा डाटा होगा? वो होगा a माइनस बी का। तो क्या a माइनस बी और निकाल ले तो अपना काम हो जाएगा क्या? तो बोलोगे हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान दिया है 5 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पर 25। तो क्या आपको एक चीज़ पता और है, वो क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी और a प्लस बी लिखते हैं, ये भी पता है आपको। तो अब इसी के अंदर रख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 25 है और a माइनस बी का मान अपन को निकालना है, और a प्लस बी का मान इसने यहाँ से दे दिया 5, तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या a माइनस बी का मान यहाँ से कितना आ गया? 25 में 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 5 ही आएगा। देखते हैं, तो 625 यहाँ का रख देते हैं अभी मान, और यहाँ पे a माइनस बी का मान 5 है, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना आ जाएगा? 625 में 5 का भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। क्या यही आ जाएगा क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान यहाँ से कितना आ गया? आप बोलोगे कि कितने 125 आएगा। तो ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। तो अब अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस। ठीक, कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब करना। ये काम आपको करना है, ठीक है, और शेयर वेयर भी आपको इस वीडियो को करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। ठीक है।